बहुत हो गया लेक्चर। ओके, कौन सा क्वेश्चन आए थे? बंद कर दो। देखो, टाइप्स ऑफ सॉलिड पढ़ रहे थे और उसमें बात करने वाले अब एम्फरस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की। कौन से दो सॉलिड्स की बात करेंगे? एम्फरस एंड क्रिस्टलाइन। समझना, solid can be classified into two categories. One is crystalline, second is amorphous solid. On the basis of nature of order present in arrangement of their constituents, solid कुछ particles से बनता है, छोटे छोटे छोटे। ओके, वो particles जो है वो किस तरह से अरेंज हुए, उस अरेंजमेंट के नेचर पे हम सॉलिड को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एंड दोज कैटेगरीज आर क्रिस्टलाइन एंड एम्फरस। कौन से दो कैटेगरी है? क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एम्फरस सॉलिड। आया समझ में? नाउ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड यूजुअली कंसिस्ट अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल क्रिस्टल्स, ईच ऑफ देम हैविंग अ डिफाइनाइट कैरेक्टरिस्टिक्स जियोमेट्रिकल शेप। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसके पास स्मॉल 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 क्रिस्टल्स होते हैं, लार्ज नंबर, और हर एक की एक डिफाइनाइट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है क्रिस्टल्स की, एंड जियोमेट्रिकल शेप भी होता है। देखो, सबसे पहले सॉलिड जो है वो किस में से बनता है? तो सॉलिड सीधा किसी मैटर, मतलब डायरेक्टली वो एटम्स मॉलिक्यूल्स में नहीं बनता, वो पहले क्रिस्टल्स में से बनता है। मतलब पहले एटम्स, आयन, मॉलिक्यूल अरेंज होके क्रिस्टल्स बनाएंगे, और वो क्रिस्टल अरेंज होके क्या बनाएंगे? सॉलिड। ओके, अगर क्रिस्टल्स अरेंज होके सॉलिड बनाते रेगुलर पैटर्न्स में तो क्रिस्टलाइन सॉलिड रहेगा, जिसमें क्रिस्टल का शेप साइज डिफाइनाइट नहीं होता है। फॉर्म तो होते हैं क्रिस्टल्स, लेकिन डिफाइनाइट नहीं होता, मतलब हर एक क्रिस्टल का साइज सेम नहीं है, हर एक क्रिस्टल का सेम शेप जो है वो सेम नहीं है, बंच ऑफ मॉलिक्यूल्स का, बंच ऑफ एटम का, तो वो नॉन क्रिस्टलाइज सॉलिड में चला जाएगा, यानी कि एम्फरस सॉलिड में चला जाएगा। बात क्लियर हुई? ओके, अरेंजमेंट ऑफ द कंस्टिट्यूट्स पार्टिकल लाइक एटम, मॉलिक्यूल, आयंस इन क्रिस्टल इज ऑर्डर्ड और रिपीटिव इन 3 डायमेंशंस। एक ऑर्डर्ड में मतलब कि पर्टिकुलर, जैसे हम फ्लोर पे टाइल्स को कैसे ऑर्डरली अरेंज करते हैं, अनइवन अरेंजमेंट नहीं होता है, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली कैसे ऑर्डरली अरेंजमेंट होता है, उसको हम बोलेंगे ऑर्डरली अरेंजमेंट। आया समझ में? दूसरा, रिपीटिव इन 3 डायमेंशंस। फ्लोर के ऊपर हमारे टाइल्स 2 डायमेंशंस में रिपीटिव है। आया समझ में? वैसे इसको कितने डायमेंशंस में रिपीटेशन होने वाला है? 3 डायमेंशंस में। बात क्लियर हुई? ओके, if we observe the pattern of one region of crystal, we can predict the accurate position of the particle in the other regions of the crystal, however far they may be from place to the observation। क्योंकि ये तो एक रेगुलर पैटर्न है, रेगुलर पैटर्न है यानी कि हमने एक रीजन का पैटर्न ऑब्जर्व किया तो वही पैटर्न दूसरे रीजन में भी वही होगी। हम एजम्पशंस लगा सकते हैं, किसके लिए? लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए। नॉन क्रिस्टलाइंस में पैटर्न चेंज हो जाती है, तो वहां पे हमारा एजम्पशंस जो है वो काम आएगा नहीं। Does the crystal have a which order? Long range order, which means that there is a regular pattern of arrangement of particles which repeats itself periodically over the entire crystals। वो सिंगल क्रिस्टल को भी अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो उसमें भी पार्टिकल्स का रेगुलर अरेंजमेंट होगा, और वो अपने आप को इस अरेंजमेंट को रेगुलरली रिपीटिव कर रहा है, और उससे हमारा स्टडी इजी बन जा रहा है। हमें पूरे सॉलिड को स्टडी करने की जरूरत नहीं रहती है, सिंगल क्रिस्टल को भी स्टडी कर लेंगे तो सेम पैटर्न दूसरे क्रिस्टल्स में भी होगी और थ्रू आउट सॉलिड भी होगी। बात क्लियर हुआ? दिस इज फॉर द क्रिस्टलाइन सॉलिड। सोडियम क्लोराइड एंड क्वार्ट्ज, typical examples of the which solid? Crystal solids. Glass, rubber, many other plastics do not form the crystals when the liquids are cooled down or solidified। cool down या solidified, उसको अगर हम solid में convert करते हैं या cooling करते हैं, liquid cool down होने से किस में convert होते हैं? solid में। So these are called the amorphous solids। मतलब कि A जो है वो pure solid नहीं है। ये कौन सा solid है? एम्फरस सॉलिड। कहने का मतलब वो ओरिजिनली रूम टेम्परेचर पे पहले लिक्विड थे, या रूम टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे वो लिक्विड थे, फिर हमने उसको कूल डाउन किया, माय मिस्टेक, रूम टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर पे वो लिक्विड थे, थोड़े ज्यादा, बहुत ज्यादा नहीं, फिर हमने उसको कूल डाउन किया अप टू रूम टेम्परेचर, तब जाके वो किस में कन्वर्ट हो गया, इसलिए हम उसको सुपर कूल्ड सॉलिड बोलते हैं। हमने उसको जानबूझ के ऐसा किया है, पहले लिक्विड भी ही होता है, ग्लास बनता है, प्लास्टिक बनती है तो सबसे पहले मोल्डेशन आती है, तो लिक्विड फॉर्म में ही होता है, गॉट इट, एंड देन उसको हम कूल करके किस में कन्वर्ट कर देते हैं? सॉलिड।
तो जब हम उसको कूल करके सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं ना, तो वो प्रॉपर एटम्स और पार्टिकल्स जो होते हैं उसके प्रॉपरली ऑर्डरली अरेंज नहीं हो पाते। आया समझ में? एंड दैट्स वाई वो कौन सा सॉलिड बनाते हैं? एमरफस यानी कि नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड बनाते हैं। द एमरफस सॉलिड्स या दिस एमरफस वर्ड जो है दैट कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एंड दैट इज एमरफोस। ओके, अब एमरफस का मतलब क्या है? नो फॉर्म, मतलब रेगुलर ऑर्डर में होना, पैटर्न में ना होना, उसको हम क्या बोलेंगे? एमरफस सॉलिड। आया समझ में? ओके। द अरेंजमेंट ऑफ दिस कंस्टिट्यूट्स पार्टिकल लाइक एटम, मॉलिक्यूल एंड ions in a such a solid has a short range order. In a such arrangement, regular and periodically repeating pattern observed over the short distance. But in case of the crystalline, it is up to large distance. Throughout the solid हमें पैटर्न दिखने मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट डिस्टेंस के लिए। आया समझ में? बाहर निकल जा। ओके। Regular patterns are scattered and in between the arrangement is disordered. Okay, regular patterns जो होते हैं वो scattered, इधर उधर फैले हुए होते हैं, और order जो होता है वो disordered होता है। The structures of amorphous solid is similar to that of the real में वो थे ही तो लिक्विड, लेकिन हमने उसको सुपर कूल कर दिया, सुपर कूल करके किस में कन्वर्ट कर दिया? सॉलिड्स में। तो ओरिजिनली दे आर द लिक्विड। गॉट इट? समझ में आया? Okay, due to the difference in the arrangement of the constituents particle, two types of the solids differ in their। अब दोनों प्रॉपर्टीज, हम दोनों चीज में हमने देखा कि स्ट्रक्चर्स डिफरेंट बन रहा है, तो दोनों के प्रॉपर्टीज भी क्या हो गए? डिफरेंट हो गए, क्योंकि प्रॉपर्टीज जनरली स्ट्रक्चर से मिलते हैं। आया समझ में? है ना, जनरली प्रॉपर्टीज जो है वो कहां से मिलते हैं? स्ट्रक्चर से, और स्ट्रक्चर तो डिफरेंट है, किसी में लॉन्ग रेंज ऑर्डर है तो किसी में शॉर्ट रेंज ऑर्डर है। आया समझ में? एंड दैट्स वाई उनकी प्रॉपर्टी में क्या आएगा? डिफरेंस। The structure of quartz यानी कि crystalline and quartz glass that is the amorphous। Only quartz बोले तो crystalline solid होता है। You can see over here, this is the structure of quartz particle and this is the structure of amorphous मतलब कि quartz glass। Okay, तो you can see यहाँ पे एक regular pattern बन रहा है कि नहीं? hexagonal जैसा दिख रहा है कि नहीं? यहाँ पे बन रहा है लेकिन uneven shape में। ओके, डिफाइनाइट शेप नहीं है, कहीं पे बहुत बड़ा सा जगह है तो कहीं पे कम है, और यहाँ पे फिक्स है। पॉइंट्स भी, नंबर ऑफ पॉइंट्स जो कनेक्टेड है ना एक रिंग के अंदर, वो भी फिक्स दिख रहा है। यस और नो? सो दिस इज द क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड दिस इज द एम्फरस सॉलिड। While the two structures are almost identical, in the case of amorphous quartz glass, no long range order। वैसे थोड़ा थोड़ा देखने जाए तो हेक्सागोनल शेप बन रहा है लेकिन अनइवन शेप में, और इसीलिए, और दूसरा बात, यहाँ पे कोई ऑर्डर नहीं है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं है। बात समझ में आया? सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्फरस सॉलिड। अब अगर हम बात करें, ये हमने स्ट्रक्चर की बात की अप टू नाउ कि हाउ एम्फरस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर डिफरेंट अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर। अगर स्ट्रक्चर्स डिफरेंट है तो प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो गए। तो कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, जैसे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो शार्प मेल्टिंग पॉइंट। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स अगर होते तो उनके पास मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता? शार्प। मतलब कि अगर मैं बोलूं 20 डिग्री सेल्सियस पे वो मेल्ट होते तो 20 पे ही मेल्ट। ओके, एग्जैक्ट वैल्यू मिलती है उनके मेल्टिंग पॉइंट की। गॉट इट ना? ओके, नेक्स्ट वन। एट अ कैरेक्टरिस्टिक्स टेम्परेचर दैट दे मेल्ट अब्रप्टली एंड बिकम लिक्विड। कैरेक्टरिस्टिक्स टेम्परेचर पे वो तुरंत क्या करेंगे? मेल्ट कर जाएंगे और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? लिक्विड। किसकी बात हो रही है? क्रिस्टलाइन सॉलिड। ओके, ऑन द अदर हैंड, उससे उल्टा एम्फरस सॉलिड्स जो होते हैं उनके अंदर ऑर्डर जो था ना, रेंज अरेंज ऑर्डर जो था वो अनइवन था, शॉर्ट रेंज ही था। गॉट इट? तो अब उनके जो मेल्टिंग पॉइंट है ना वो शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं हो गए, वो रेंज में हो गए। मतलब हमें बोलना पड़ेगा कि भाई 18 से लेके 22 के बीच में वो मेल्ट होगा। एग्जैक्टली 18 पे भी नहीं, एग्जैक्टली 22 पे भी नहीं, वो दोनों के बीच में। जब वो उतना टेम्परेचर आएगा तो पहले में सॉफ्ट बनेंगे। कैसे बनेंगे? सॉफ्ट। जैसे आपने प्लास्टिक को बर्न किया होगा तो आपको थोड़ा आइडिया होगा, पहले सॉफ्ट बनता है, मेल्ट नहीं होता है। आया समझ में? ज्यादा टेम्परेचर पे जाओगे देन इट विल मेल्ट। आया समझ में? चलो, रबर को हम पहले क्या कर पाते हैं? रबर की पाइप वगैरह होते हैं, नायलॉन वगैरह होता है, तो हम उसको पहले हीटअप करते हैं ना तो सॉफ्ट बनता है। रबर की पाइप को जब हमें बड़े डायमीटर के ऊपर डालना होता है, फिट करना होता है, तो हम पहले उसको हीटअप करते हैं तो सॉफ्ट हो जाता है, एंड देन हम उसको हीटअप मतलब कि ऐड करके फिट करके जैसे जैसे वो कूल डाउन होगा वापस हार्ड बन जाएगा। आया समझ में? वो मेल्ट होता नहीं है क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट का रेंज है, हमें वो भी पता है, इसीलिए हम क्या करते हैं? थोड़ा सा हीट करके सॉफ्ट कर देते हैं। अगर वो तुरंत मेल्ट हो जाता तो हम कदे ये नहीं कर पाते। आया समझ में? चलो, मेटल में एक्सपांशन होता है। व्हेन वी हीट अप द मेटल
मेटल्स के अंदर एक्सपांशन होता है, लेंथ बढ़ता है, एरिया बढ़ता है, उसको हम बोलते हैं एक्सपांशन। क्या बोलते हैं? एक्सपांशन। वो सॉफ्ट नहीं होता है, सॉफ्ट नहीं होता है, वो क्या होता है? एक्सपांड होता है। ओके। हाँ, एटम्स मॉलिक्यूल्स जो एक दूसरे के साथ कंबाइंड होते रहते हैं, तो जब हम हीटअप देंगे तो उनको एनर्जी मिलेगी, तो उनके कोलाइजेंस बढ़ेंगे, कोलाइजेंस से डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगी, दैट्स वाई वो थोड़ा सा एक्सपांशन शो करता है। वो भी उतना भी ज्यादा एक्सपांशन नहीं, लेकिन थोड़ा सा। आया समझ में? इसलिए तो हमने रेल पटरी जो होती है ना, वो दो पटरियां जो होती है ना, उसके बीच में जगह छोड़ दी जाती है। दैट गैप इज प्रोवाइडेड फॉर दिस थर्मल एक्सपांशन। ओके, गुड। On the other hand, amorphous solids soften, melts and start flowing over the range of temperature. जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, पहले सॉफ्ट हो गए, मेल्ट हो गए, एंड देन धीरे करके क्या करेंगे? फ्लो करेंगे। बात समझ में आया? एंड देन दे कैन बी मोल्डेड एंड ब्लोन इनटू द वेरियस शेप्स। ये जो रबर है, प्लास्टिक है, उसको जब वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो दे हैव एबिलिटी टू फ्लो, और इसलिए कोई भी किसी भी शेप का मोल्ड बना के हम उसके अंदर कोई भी शेप में हम उसको सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते थे कूल डाउन करके। मोल्ड क्या होता है? तो घर पे लाडू बनाए होगे, है ना, तो एक लाडू बनाने का आता है, पाया, निकाला, लाडू बन गया, तो दैट इज द मोल्ड। उसको मोल्ड बोलते हैं। उसके अंदर आपने जो भी सब्सटेंस डाल दिया, उसके जैसा शेप बन गया। आया समझ में? तो प्लास्टिक के जो भी सारे आइटम्स होते हैं ना, वो अनइवन डिजाइनिंग शेप में आते हैं। अगर वही चीज मेटल में से बनानी होती ना, तो वेल्डिंग करना पड़ता है, एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट। बट प्लास्टिक्स में ऐसा नहीं है, आप चाहो वैसा शेप बना सकते हो। आपको लगे हाँ कैसा मस्त शेप बना के दिया है, सो दैट इज द मोल्ड। एक मोल्ड रेडी कर दिया जाता है, उसके अंदर भर दिया जाता है। मोल्ड को खोल दो, वो शेप रेडी होके आपके सामने है। कर सकते हैं, बट हायर टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड, बिकॉज मेटल्स के पास जनरली मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? बहुत हाई होता है, तो रिक्वायर्ड मोर एनर्जी, बट यू कैन डू इट। ओके। जनरली हमारे डेंटल फिलिंग्स में भी मेटल ही यूज करते हैं ना, मैंने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 4 में सिखाया था। गॉट इट? चलो। Amorphous solids have the same structural feature as the liquids, are conventionally regarded as an extremely viscous liquid. ये जो amorphous solids हैं, उनके पास लिक्विड जैसा ही स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए हम उसको बोलते हैं एक्सट्रीमली विस्कस लिक्विड। वो रियल में थे तो लिक्विड, लेकिन हमने उसको कूल डाउन करके किस में कन्वर्ट किया है? सॉलिड में। दे मे बिकम क्रिस्टलाइन एट द सम टेम्परेचर। कुछ टेम्परेचर पे अगर उसको कूल डाउन करते ही जाए तो वो किस में कन्वर्ट हो सकते हैं? क्रिस्टलाइन में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। सम ग्लास ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एनिशियंट सिविलाइजेशन आर फाउंड टू बिकम मिल्की एंड इन अपीयरेंस बिकॉज ऑफ सम क्रिस्टलाइजेशन। बहुत टाइम हो गया, एनिशियंट सिविलाइजेशन तो पता है ना आपको, आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट उसको डिगिंग एक्टिविटी से निकालता है, तो वो टाइम बहुत हो गया। टाइम मिलने से वो धीरे धीरे कूल डाउन हुआ। कूल डाउन होने से उसका ऑर्डरली अरेंजमेंट जो पहले डिसऑर्डरली था, मतलब एम्फरस था, वो धीरे धीरे ऑर्डरली हुआ, ऑर्डर में कन्वर्ट हुआ, प्रिसाइज हुआ, और तब जाके वो नॉन क्रिस्टलाइन किस में कन्वर्ट हो गया? क्रिस्टलाइन में। नॉन क्रिस्टलाइन किस में कन्वर्ट हो गया? क्रिस्टलाइन। और उस प्रोसेस की वजह से वो हमें कैसे दिखने मिलते हैं? मिल गए। लाइक लिक्विड्स, एम्फरस सॉलिड हैव अ टेंडेंसी टू फ्लो एंड दो वेरी स्लोली। हाँ, लिक्विड जैसे वो फ्लो करते हैं, लेकिन उतना फास्ट नहीं जितना लिक्विड कर पाता है, स्लोली। मतलब कि यू कैन सी कि लिक्विड एंड सॉलिड के बीच का कंडीशन है फ्लो में, एबिलिटी टू फ्लो में। लिक्विड इजीली फ्लो कर पाते, सॉलिड बिल्कुल नहीं कर पाते। आया समझ में? तो सॉलिड से थोड़ा ज्यादा फ्लो एबिलिटी, लेकिन लिक्विड से कम। बात समझ में आया? और जिसमें फ्लो एबिलिटी कम होती है, मतलब है तो लिक्विड लेकिन फ्लो एबिलिटी कम है, तो हम उसको बोलते हैं विस्कोसिटी। विस्कोसिटी मतलब रेजिस्टेंस टू फ्लो। आया समझ में? तो हाई विस्कस या हायर विस्कस सॉलिड भी बोल सकते हैं, लिक्विड भी बोल सकते हो। देयरफॉर समटाइम दे आर कॉल्ड सुडो सॉलिड, मतलब है नहीं सॉलिड लेकिन दिखते हैं सॉलिड जैसे, मतलब हम बनाते हैं उसको सॉलिड। या तो फिर मैंने बोला था वैसे सुपर कूल्ड लिक्विड्स। एम्फरस सॉलिड्स आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर। आइसो मतलब सेम, ट्रॉपिक मतलब डायरेक्शंस, मतलब कि एवरी इन ईच डायरेक्शन में उनके प्रॉपर्टी रिमेन सेम। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो या इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी हो या कंडक्टिंग प्रॉपर्टी हो, कोई भी डायमेंशंस में उसके प्रॉपर्टी क्या मिलेंगे? सेम मिलेंगे। बात समझ में आ रहा है? देयर प्रॉपर्टीज सच एज मैकेनिकल स्ट्रेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आर सेम इन all direction throughout the solid. It is because there is a no long range order in them and the arrangement of the particle not definite along the all direction. क्योंकि वहां पे short range order था, long range order नहीं था,
और पार्टिकल का जो अरेंजमेंट है वो डायरेक्शनली डिफाइंड नहीं हो पाता है इन द केस ऑफ नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, एम्फरस सॉलिड। दैट्स व्हाई उनकी प्रॉपर्टी ईच एंड एवरी डायरेक्शन में सेम हो जाती। पहले तो दिमाग में नहीं जाएगा कि अगर अरेंजमेंट अलग अलग है, डिफरेंट है, तो फिर प्रॉपर्टी कैसे सेम हो गई। तो उसको समझने के लिए आपको इस फिगर पे आना पड़ेगा। सबसे पहले तो वो बताओ कि ये क्या है, क्रिस्टलाइन है या नॉन क्रिस्टलाइन है? क्रिस्टलाइन, क्योंकि रेगुलर, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल अरेंजमेंट दिखने मिल रहा है, हाँ या ना? अब मानो कि प्रॉपर्टी के लिए हमने उस मटेरियल के थ्रू ए बी डायरेक्शन को चूज किया, तो उस ए बी डायरेक्शन में आप देख रहे हो कि लेफ्ट हैंड साइड सारे छोटे 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 मॉलिक्यूल्स और राइट हैंड साइड सारे बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स। वैसे बड़े आयन होते हैं वो होते हैं कैटायन, माय मिस्टेक, एनायन। एनायन मतलब जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, और छोटे होते वो कैटायन। बात समझ में आया? तो ये आयोनिक सॉलिड है ऐसा समझ लो। बट अगर मैं दूसरी कोई डायरेक्शन में प्रॉपर्टी का स्टडी कर रहा हूं, सपोज मैं सी से किसके डायरेक्शन में कर रहा हूं, डी, तो अब क्या हो रहा है कि दोनों टाइप का आयन दोनों साइड पे दिखने मिल रहे हैं। तो पहले जो लाइन को मैंने जब डिवाइड किया तो लेफ्ट एंड राइट साइड अलग अलग डिवाइड हुआ, मतलब एक साइड पे सारे पॉजिटिव आयन, दूसरे साइड पे सारे नेगेटिव। बट यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव, तो एवरेज प्रॉपर्टी बन गया। तो क्लियरली दोनों प्रॉपर्टी क्या हो जाएंगे, डिफरेंट। यहाँ पे मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट देखो, दोनों साइड ए बी डायरेक्शन में क्या है, एक साइड पे लेफ्ट साइड पे सिर्फ स्मॉल मॉलिक्यूल्स से एटम्स है, आयंस, और राइट हैंड साइड पे बिगर। बट अगर आप सी डी के अक्रॉस देखते हो तो दोनों का मिक्सचर है, हाँ इक्वल है, मतलब कि आपको यूनिक सिचुएशन नहीं मिली दो डायरेक्शन में। यूनिक सिचुएशन मिलनी चाहिए थी, जैसा हमें ए बी में मिला वैसा ही हमें किस में मिलना चाहिए था, सीडी में। तो हम बोलते कि ए बी के प्रॉपर्टी और सीडी के प्रॉपर्टी सेम है, बट यूनिक सिचुएशन नहीं मिली। एक में हमें लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे अलग अलग चीजें मिली, दूसरे में हमें दोनों का मिक्सचर मिला। आया समझ में? एंड दैट्स व्हाई इट इज नॉट ए यूनिक प्रॉपर्टी, वो यूनिक प्रॉपर्टी नहीं है। तो फिर होगा क्या, तो मतलब यहाँ पे प्रॉपर्टी सेम नहीं रहेंगे। तो समझ में आया, क्रिस्टलाइन में प्रॉपर्टीज हर एक डायरेक्शन में सेम रहता नहीं है। देयर इज अ वेरिएशन इन द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट प्रॉपर्टी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। गॉट इट ना? अब एम्फरस में क्या होता है, एम्फरस में तो शॉर्ट रेंज ऑर्डर है। शॉर्ट रेंज मतलब कि यहाँ पे मानो कि इस यहाँ पे पॉजिटिव ज्यादा हो गए तो यहाँ पे नेगेटिव हो गए, तो आगे जाके ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे नेगेटिव ज्यादा हो गए, यहाँ पे पॉजिटिव। शॉर्ट रेंज ऑर्डर है तो बाकी थोड़े थोड़े टाइम पे वो ऑर्डर जो है वो क्या हो जाएगा, चेंज। तो ऑन द एवरेज आप सी से डी जाओ या ऑन द एवरेज आप ए से बी जाओ, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहने वाले। इसलिए एम्फरस में एवरेज निकल के आता है ना, दैट्स व्हाई प्रॉपर्टी क्या हो जाते हैं, सेम हो जाता है। क्या हो जाते हैं, सेम। आया समझ में? क्रिस्टलाइन में बहुत ही ऑर्डर लिए ना, इसलिए अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग बाइफर्केशन मिल रहा है, और इसलिए वहां पर प्रॉपर्टी सेम नहीं होते। Hence the oral arrangement become equivalent in all direction for the which solid, एम्फरस। एम्फरस में कोई लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं होता है, एंड दैट्स व्हाई ये जो पार्टिकल्स अरेंजमेंट का वो डिफाइनाइट नहीं होता है, और वो डिफाइनाइट ना होने की वजह से जो अरेंजमेंट है वो क्या रहेगा, हर एक डायरेक्शन के लिए इक्विवेलेंट रहेगा। आया समझ में? देयरफॉर द वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल प्रॉपर्टी, okay, the value of any physical property would be same along the any direction। कोई भी डायरेक्शन में जाओ, फिजिकल प्रॉपर्टी का वैल्यू जो है वो क्या रहेगा, सेम। ओके, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर अनआइसोट्रोपिक इन नेचर। हमने नॉन क्रिस्टलाइन के लिए पढ़ा, उससे बिल्कुल उल्टा। नॉन क्रिस्टलाइन अगर आइसोट्रोपिक है तो क्रिस्टलाइन कैसे होंगे, अनआइसोट्रोपिक होंगे। इसका मतलब उनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी जो है, लाइक इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और रिफ्रैक्टिव index show the different values when the measured along the different direction। अलग अलग डायरेक्शन में अगर उसको हम मेजर करते हैं तो वैल्यू कैसा रहेगा, डिफरेंट। कैसा रहेगा, डिफरेंट। दिस अराइजेस फ्रॉम द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल इन डिफरेंट, और वो इसीलिए डिफरेंट प्रॉपर्टी मिला क्योंकि हमने अभी दो डायरेक्शन का स्टडी किया, ए बी एंड सी डी, तो उनके दोनों साइड पे जो पार्टिकल्स थे वो कैसे थे, डिफरेंट डिफरेंट। यूनिक नहीं मिला हमें, यूनिक टाइप का अरेंजमेंट नहीं मिला, एक जैसा अरेंजमेंट नहीं मिला, इसलिए प्रॉपर्टी क्या हो जाते हैं, चेंज। फिगर जैसे हमने देखा कि अरेंजमेंट ऑफ टू काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज सच एज रेजिस्टेंस ऑफ शियरिंग स्ट्रेस माइट बी क्वाइट डिफरेंट इन द टू डायरेक्शन इंडिकेटेड इन फिगर। दो डायरेक्शन बताए गए फिगर में, ए बी एंड सी डी। डिफॉर्मेशंस ऑफ सी डी डायरेक्शन डिस्प्लेस रो विच हैज अ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम। सी डी में हमने देखा कि जो बाइफरकेट कर रहा है उसमें दो अलग अलग टाइप के डिफरेंट टाइप के एटम्स दोनों साइड पे दिखने मिल रहा है। ओके, बट ए बी के डायरेक्शन में रो मेड ऑफ वन टाइप ऑफ एटम
डिस्प्लेड। जब मैं ए बी डायरेक्शन ले रहा हूं तो उसके लेफ्ट हैंड साइड एक ही टाइप की रो आ रही है, राइट हैंड साइड भी एक ही टाइप की, इसीलिए प्रॉपर्टी चेंज हो जाते हैं। सो द डिफरेंसेस बिटवीन द क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एम्फरस सॉलिड्स आर समराइज्ड इन टेबल। अप टू नाउ हमने लेक्चर स्टार्ट करने के बाद जितना भी पढ़ा ना, वापस से बार रिवाइज होगा इस टेबल के अंदर, अच्छे से देखते जाइए। शेप तो कैसा था क्रिस्टलाइन का, डिफाइनाइट जियोमेट्रिकल शेप, बट यहाँ पे इरेगुलर। मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे कैसा था, साफ कैरेक्टरिस्टिक्स टेम्परेचर पे वो मेल्ट हो जाता था, बट यहाँ पे पहले क्या होगा, सॉफ्ट होगा, एंड रेंज ऑफ टेम्परेचर में वो धीरे धीरे मेल्ट होगा। गॉट इट। क्लेवेज प्रॉपर्टी जो पहले डिस्कस नहीं हुआ है, अब मैं बात कर रहा हूं। किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड को अगर आप काटते हो तो जैसे अभी हमने ए बी लाइन में देखा था ना, उसको काटने से सेपरेट होता है एग्जैक्टली। ओके, तो एग्जैक्टली सेपरेशन होगा, क्योंकि देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का फिगर ऑलरेडी हमने देखा है। दिस इज द क्रिस्टलाइन सॉलिड। अगर मैं इसको ऐसे काट दूंगा ना बीच में से, सपोज लाइक दिस, तो अरेंजमेंट में ज्यादा कुछ वेरिएशन नहीं आने वाला है, देखो यूनिक लगेगा एग्जैक्टली। बट मैं यहां से काटू तो बीच में कोई एटम आ जाएगा, है ना, या कोई स्ट्रक्चर आ जाएगा, तो फिर वो ऐसे ऐसे ब्रेक होगा, ऐसे जिग-जैग में ब्रेक होगा। आया समझ में? मैं काटने का ट्राई करूं सीधा, लेकिन वो ऐसे रफनेस छोड़ देगा सरफेस पे। वेरेज यहां पे ट्राई करूं तो सिंपल है, अगर मुझे, हाँ मानो कि एटम नहीं कटना चाहिए तो एटम के बाजू से निकल जाएगा, बट सब में सीधा निकलेगा फिर। आया समझ में? तो यहाँ पे एक स्मूथ सरफेस मिलेगी काटने से, और यहाँ पे ऐसे जिग-जैग बन के आएगा, रफ सरफेस निकल के आएगा। तो क्लेवेज प्रॉपर्टी उसी को बोलते हैं। When we cut this crystalline solid with the help of sharp edge tool, they split into two pieces and the newly generated surface are plain and smooth. But यहाँ पे जब हम उसको कट करने का ट्राई करते हैं तो जो सरफेसेस मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, इरेगुलर। घर पे मैग्नेट हो तो ठीक है, ना हो तो कहीं टेप रिकॉर्डर से निकाल लेना है। ओके, तो वो राउंड वाला आता था। ओके, नहीं मतलब एक्सपीरियंस नहीं किया है तो ही जरूरत है, किया हुआ है एक्सपीरियंस तो कोई टेंशन नहीं है। आपका मैग्नेट ब्रेक हो गया होगा ना, तो आपने देखा होगा कभी भी सीधा सरफेस नहीं मिला होगा, रफ सरफेस मिला होगा। मैं उस राउंड मैग्नेट को काटने ले गया था हेक्सो पे, हालोल में आने के बाद। हेक्सो मशीन जो है ना, वो पावर अप के नीचे, वो मशीन पे ले गया था तो भी सीधा नहीं काटना भी मुश्किल हो चुका था शार्प टूल से। आया समझ में? फिर भी सीधा मिला नहीं, और फिर मैंने उसको फ्रिक्शन देके भी स्मूथ करने का ट्राई किया ना, तो भी वो सीधा नहीं मिला, क्योंकि वो नॉन क्रिस्टलाइन। बात समझ में आया? उतनी सी बात थी, मेरे दिमाग में उस वक्त नहीं घुस रही थी, मतलब घुस तो रही थी, बट मैं ट्राई कर रहा था कि नहीं इसको क्रिस्टलाइन बना दूं, लेकिन इट इज नॉट लाइक दैट। वो बनाए जाते हैं, मोल्ड किए जाते हैं, पहले से ऐसे ही मोल्ड किए जाते हैं, तो वो पहले से स्मूथ आएंगे। आने के बाद अगर ब्रेक हुआ तो अब इनर जो है वो आपको कभी भी स्मूथ मिलने वाला नहीं है। बात क्लियर हुआ? चलो, अनआइसोट्रॉपी मतलब कि हमने देखा था कि दे आर अनआइसोट्रॉपिक इन नेचर। कहने का मतलब इनकी प्रॉपर्टी अलग अलग डायरेक्शन में डिफरेंट रहती है, और यहाँ पे दे आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर, मतलब कि हर एक डायरेक्शन में उनकी प्रॉपर्टी क्या रहती है, सेम। हाँ, नहीं, कहने का मतलब क्या होता है, कभी कभी कोई सब्सटेंस की लेंथ वाइज कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, क्रिस्टलाइन होगा ना तो उसकी लेंथ वाइज कंडक्टिविटी ज्यादा होती है। डायमेट्रिकली अगर सर्कुलर है, सिलिंड्रिकल है, तो डायमेट्रिकली कंडक्टिविटी कम होगी। मतलब मैं इधर करंट दूं और सामने निकालू तो करंट कम जाएगा। दैट इज फॉर क्रिस्टलाइन सॉलिड, दैट इज फॉर क्रिस्टलाइन सॉलिड, जस्ट समझा रहा हूं। अगर वो नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड होता तो मैं चाहे इधर से ऐड करूं चाहे लेंथ वाइज ऐड करूं, सेम करंट देता। आया समझ में? ओके, गुड। नेक्स्ट, हीट ऑफ फ्यूजन। दे हैव अ डिफाइनाइट कैरेक्टरिस्टिक्स एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। जो अभी हमने टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग देखा था ना, तो मेल्ट करने के लिए जो हीट चाहिए उसको हम बोलते हैं हीट ऑफ फ्यूजन। क्या बोलते हैं? तो अगर टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट से फिक्स है, डिफाइनाइट है, तो फ्यूजन हीट भी क्या होगा, डिफाइनाइट होगा। यहां पे बिकॉज यहां पे रेंज था, यस और नो, तो उस टेम्परेचर के रेंज को सेटिस्फाई करने के लिए आपको रेंज ऑफ हीट देना पड़ेगा, तो फिक्स नहीं है। नेचर, ट्रू सॉलिड, यहां पे स्यूडो सुपर कूल्ड लिक्विड्स है। ऑर्डर इन अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूट्स पार्टिकल, लॉन्ग रेंज ऑर्डर,
शॉर्ट रेंज ऑर्डर। बात क्लियर हुआ? ओके। Beside this crystalline and amorphous solid, we have another types of solid. There are some solids which apparently appear as a amorphous but have a microcrystalline structure. अगर बाहर से बड़े ऑब्जेक्ट को देखने का ट्राई करें तो एमरफस लगेगा, लेकिन अगर माइक्रो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का ऑब्जर्वेशन करें ना तो वो क्रिस्टलाइन जैसा है। कैसा है? क्रिस्टलाइन जैसा। तो उसको हम बोलते हैं पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड। मेटल्स जो होते हैं जनरली वो कौन से स्ट्रक्चर्स में होते हैं? पॉलीक्रिस्टलाइन, मतलब माइक्रोस्कोपिकली बहुत छोटे लेवल पे अगर हम जाके देखें छोटे छोटे एटम्स और पार्टिकल्स को तो वो एकदम ऑर्डरली अरेंज है, तो वो हमें क्रिस्टलाइन प्रॉपर्टी देंगे। लेकिन अगर बड़े ऑब्जेक्ट के साथ काम कर रहे हैं तो उसमें हमें रेंडमली अरेंजमेंट दिखने मिलेगा, एंड दैट्स व्हाई वो बन जाएगा एम्फरस। क्या बन जाएगा? एम्फरस। इसलिए उसका नाम बना पॉलीक्रिस्टलाइन, न्यू नेम। Individual crystals are randomly oriented, so metallic sample may appear as atom to be a isotropic even though singly crystal is अनआइसोट्रॉपिक। करने बात क्या बता रहा है कि क्रिस्टल्स के अंदर एटम्स का जो अरेंजमेंट है वो तो ऑर्डरली है, इसलिए वो अनआइसोट्रॉपिक होना चाहिए, उसकी प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए नहीं। लेकिन जब क्रिस्टल अरेंज होकर मेटल बनता है तो वो क्रिस्टल का अरेंजमेंट इरेग्युलर है, उसकी वजह से वापस वो एम्फरस बन जाएगा, इसीलिए आइसोट्रॉपिक नेचर शो करेगा। कौन सा नेचर शो करेगा? आइसोट्रॉपिक। बात क्लियर हुई? एम्फरस सॉलिड्स आर यूजफुल मटेरियल्स, जैसे ग्लास, रबर, प्लास्टिक, वो सब एम्फरस है और उनके पास तो बहुत एप्लीकेशन है डेली लाइफ में। क्लियर है ना? चलो, एम्फरस सिलिकॉन इज वन ऑफ द बेस्ट फोटोवोल्टिक मटेरियल्स अवेलेबल फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ सनलाइट इनटू, सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने के लिए जो बेस्ट फोटोवोल्टिक मटेरियल है वो है एम्फरस सिलिकॉन। सिलिकॉन यूज करते हैं हम। बात क्लियर हुई? तो यहां तक हमने कंप्लीट किया टाइप्स ऑफ सॉलिड, और जिसमें एक्चुअली में दो और एक लास्ट में पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड। आया समझ में? चलो गुड।
चलो ध्यान दो, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, एम्फरस सॉलिड या एम्फरस सब्सटेंसेस एंड दे हैव अ एम्फरस सब्सटेंसेस एंड दैट दे हैव अ ओनली शॉर्ट रेंज ऑर्डर। पहले तो एम्फरस सब्सटेंसेस क्या है, जिनके पास बिल्कुल शॉर्ट रेंज ऑर्डर है, गॉट इट। हाउएवर मोस्ट ऑफ द सॉलिड सब्सटेंसेस आर क्रिस्टलाइन इन नेचर। तो अब एम्फरस को हम यहाँ पे छोड़ देंगे, क्योंकि हमें स्टडी या आगे के प्रॉपर्टी क्रिस्टलाइन के पढ़ने हैं। किसके पढ़ने हैं? क्रिस्टलाइन। जैसे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में बात करें तो मेटालिक एलिमेंट्स आते हैं, जैसे आयरन एंड कॉपर एज वेल एज सिल्वर। नॉन मेटालिक में आएगा सल्फर, फास्फोरस एंड आयोडीन। एंड कंपाउंड्स में आएगा सोडियम क्लोराइड, जिंक सल्फाइड एंड नेप्थेलिन। कलर से मैच कर लेना, ओके। येलो के लिए मेटल्स, ब्लू के, है ना, सर ने बनाया हो तो मेहनत की ही होगी, ओके। सो क्लियर हुआ? ये एग्जांपल से याद रखते हैं फॉर द एमसीक्यू। इसके लिए एमसीक्यू, कौन से मेटल क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है? तो आयरन, कॉपर एंड सिल्वर। कौन से नॉन मेटल क्रिस्टलाइन सॉलिड है? सल्फर, फास्फोरस एंड आयोडीन। कौन से कंपाउंड क्रिस्टलाइन सॉलिड है? सोडियम क्लोराइड, जिंक सल्फाइड एंड नेप्थेलिन। मतलब इतने फिक्स है, इससे ज्यादा भी है बट मेजोरिटी यही है। आया समझ में? चलो, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कैन बी क्लासिफाइड इन अ वेरियस वेज। Here we will classify crystalline solids on the basis of nature of intermolecular forces, या तो फिर bonds that hold between the constituents particle। और वो bonds कौन से है? तो that is the van der Waals forces, ionic bonds, covalent bonds and metallic bonds। According to this four category, there are a four category of crystalline solid। For the van der Waals forces, there is a molecular solid। For the ionic bonds, there is a For the metallic bond, there is a metallic solid, and for the covalent bonds, there is a covalent solids। आया समझ में? चलो, पढ़ लिया? ओके, आगे बढ़ो। मॉलिक्यूल सॉलिड्स पढ़ लिया ना? ओके, आगे बढ़ते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। सो मॉलिक्यूल्स आर द कंस्टिट्यूट्स पार्टिकल ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। सिंपल सा है, हर एक सॉलिड्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम उसके कंस्टिट्यूट्स पार्टिकल्स की बात करेंगे। नाम से ही पता चल जाएगा कि मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जो है उसके अंदर कंस्टिट्यूट्स पार्टिकल के तौर पे कौन होगा? मॉलिक्यूल्स। मतलब सारे मॉलिक्यूल्स कंबाइंड होकर क्रिस्टल बनाएंगे, क्रिस्टल बनके क्या बनेगा? सॉलिड। बात क्लियर हो रही है? क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्रिस्टल बनेगा ही बनेगा, ओके। अब इस मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में अगेन थ्री टाइप्स है, थ्री कैटेगरीज, जिसमें अकॉर्डिंग टू दिस बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन होगा ना, तभी तो एक दूसरे के साथ अटैच होकर रहेंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस अट्रैक्शंस देयर इज अ थ्री टाइप ऑफ बॉन्डिंग, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स एंड हाइड्रोजन। क्योंकि दिस ऑल दी थिंग्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में जो भी बॉन्ड लगने वाला है, नॉन पोलर या पोलर में जो बॉन्ड लगने वाला है, डाइपोल डाइपोल फोर्स बोलते थे जिसको, और हाइड्रोजन फोर्स, दिस ऑल थ्री फोर्सेस आर इंक्लूड इन द वैन डर वाल्स फोर्सेस। ये तीनों टाइप के अट्रैक्शन फोर्सेस जो है वो किसमें इंक्लूड होते हैं? और सबसे लोएस्ट अट्रैक्शन फोर्स वैन डर वाल्स फोर्स प्रोवाइड करता है। आया समझ में? और द लास्ट वन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो वैन डर वाल्स में नहीं आता, उससे थोड़ा सेपरेट है, मतलब टाइप ऑफ वैन डर वाल्स है लेकिन स्ट्रॉन्ग है। आया समझ में? तो वो फोर्सेस के अकॉर्डिंगली ना, यह आया समझ में? पक्का ना? देखो, अगर आपको पक्का समझ में आए तभी आपको हाँ बोलना है, कॉन्फिडेंस रखना है और पूछना है। अगर ना समझ में आए तो कोई टेंशन नहीं लेना है, बाद में पूछ ही, मतलब बाद में यानी साथ में ही पूछ लेना है, या बाद में भी पूछ सकते हो, लेकिन जब तक समझ में ना आए तब तक नहीं करना है, ओके। मेन चीज है। देखो, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की बात करते हैं। इसमें कभी कभी मॉलिक्यूल्स के साथ क्या आता है? एटम्स, ओके। दिस सॉलिड्स यानी कि एटम और मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड बाय वीक डिस्पर्शन फोर्सेस। एटम्स के बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उसको वैन डर वाल्स फोर्स बोला जाता है। अब इस वैन डर वाल्स फोर्सेस में भी तीन फोर्सेस आते हैं। डिस्पर्शन फोर्सेस, जिसको कभी कभी लंडन फोर्स बोला जाता है, या डाइपोल फोर्सेस। मतलब कि अगर एक मॉलिक्यूल है, इसके पास प्लस माइनस है, एक मॉलिक्यूल है इसके पास प्लस माइनस है, तो एक माइनस प्लस के बीच में क्या लगेगा? अट्रैक्शंस, ओके। अब आपको पता है कि कोई भी मॉलिक्यूल्स या एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, यस और नो? बट इलेक्ट्रॉन जो है वो तो फ्री है ना, तो समहाउ अगर इलेक्ट्रिक चार्ज यहाँ पे बढ़ गया तो वो नेगेटिव हो जाएगा, सामने वाला क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ओनली। बट जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव है, तो एटम्स और मॉलिक्यूल इलेक्ट्रिकली तो क्या हो गया? न्यूट्रल। बट एक डाइपोल फॉर्म करेगा, जैसे हमने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है, व्हेन चार्ज इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स प्लेस,
ओके, तो वो क्या फॉर्म करेगा, डाइपोल। तो इसका डाइपोल और इसका डाइपोल दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा उसको बोलते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन फोर्स केमिस्ट्री के अंदर। गॉट इट। कभी कभी क्या होता है कि भाई इस एक के अंदर डाइपोल था ही था और दूसरे के अंदर डाइपोल नहीं था, सीधा साधा सा। ओके, इसका प्लस माइनस एक ही प्लेस पे था, मतलब डाइपोल मोमेंट नहीं था, बड़े पहले से डाइपोल था। तो इसके फील्ड में जब ये आएगा, अब मैं बोल सकता हूं, आपको फिजिक्स आता है इसलिए, इसके फील्ड में ये डाइपोल था तो डाइपोल के फील्ड में जैसे आएगा ये अपने आप में प्लस माइनस जनरेट करेगा, आया ना। तो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स आया समझ में। अब जब हमने पहले से प्लस माइनस रखा था ना, दो सार पोलर मॉलिक्यूल पढ़ के आए हैं ना, फिजिक्स में भले पढ़ा लेकिन एक्चुअली में मेन कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री का था। उनके अंदर पोलर बॉन्ड्स होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है। तो जो ऑलरेडी पहले से पोलर मॉलिक्यूल्स थे, तो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है। एक पोलर हो दूसरा नॉन पोलर हो तो डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, आया समझ में। अगर वो नॉन पोलर ही है दोनों, वैसे पोलर नॉन पोलर का एग्जांपल यहाँ पे नहीं आने वाला क्योंकि हम एक ही मैटर की बात कर रहे हैं, तो पोलर पोलर आएगा या फिर नॉन पोलर आएगा। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में क्या अट्रैक्शन नहीं लगता है, तो लगता है। जो अट्रैक्शन लग रहा है उसको हम डिस्पर्शन फोर्स से बता रहे हैं या लंडन फोर्स से बता रहे हैं। तो ये सब वांडरवाल फोर्सेस में आ जाएगा, किसमें आ जाएगा। बट अदर देन स्पेशल कैटेगरी ऑफ वांडरवाल फोर्स, जैसे एक्चुअली हम उसको इंक्लूड करते ही नहीं है वांडरवाल्स में, क्योंकि वांडरवाल फोर्सेस जो होते हैं वो बहुत ही वीक है, लेकिन उससे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ओके, वो स्पेसिफिक सिचुएशंस में ही बनता है। एज यू नो दैट हाइड्रोजन इज द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, आया समझ में, H+। और जब वो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन के साथ कंबाइंड होता है, ONF, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन कंबाइंड है, तभी जब वो बॉन्ड बनाएगा तो उसको हम कौन सा बॉन्ड बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, आया समझ में। तो फटाफट से समझ लेते हैं कि यहां पे जो फोर्स लगने वाला था वो कौन सा फोर्स था, वीक डिस्पर्शन फोर्स या लंडन फोर्स। ओके, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। दिस सॉलिड्स आर सॉफ्ट एंड नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे जो एटम एटम मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है ना, वो फोर्स तो कैसा है, वीक है। कैसा है, वीक। अब जब वीक फोर्स लगता है ना तो ज्यादा वो स्ट्रांगली हिल्ड नहीं हो पाते, इसलिए सॉलिड क्या रह जाएगा, सॉफ्ट। क्या रह जाएगा, सॉफ्ट। बात समझ में आया। ओवर हियर देयर इज अ नो फ्री चार्ज, कहीं पे भी फ्री चार्ज की बात आई, नो। तो अगर कोई चार्ज फ्री नहीं है तो वो कंडक्टिविटी शो नहीं करने वाला है, एंड दैट्स व्हाई नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स and are usually in a liquid or a gaseous state at the room temperature and pressure. As you know that molecules के बीच में ज्यादा attraction है ही नहीं, तो you have to require smaller energy to break those bond. And when we break those bond, they converts into the matter. Sorry, they are the melting. Okay, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे। गॉट इट ना। तो उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, कम है। बात क्लियर हुआ। और अगर रूम टेम्परेचर पे बात करें ना तो वो लिक्विड या गैस ही रहते हैं। जब रूम टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे जाएंगे तब जाके वो किस में कन्वर्ट होंगे, सॉलिड में। बात क्लियर हुई। और अगर वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड और गैस में रहते हैं तो उसके एग्जांपल्स तो सामने ही है, आर्गन, हीलियम, हाइड्रोजन, क्लोरीन एंड सब गैसेस है। मर्क्यूरी मेटल में चला जाएगा, मेटालिक सॉलिड। मर्क्यूरी इज द मेटल ना। ओके, उसका स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट रहेगा। गॉट इट। Polar molecule solids. The molecules such as in such solids are held together by the relative stronger dipole-dipole interactions. Okay, यहाँ पे जो dipole-dipole interaction जो है वो strong है relatively. कैसा है, strong. Polar non-polar से ज्यादा है, strong है. These solids are soft and non-conductor of electricity. वो soft तो है ही है, साथ में यहाँ पे कोई free charge नहीं है, इसलिए non-conductor. हाँ, डाइपोल से थोड़ा स्ट्रांग हुआ लेकिन उतना भी ज्यादा स्ट्रांग नहीं हुआ, आया समझ में, इसलिए वो सॉफ्ट ही रहेंगे। बात क्लियर हुई ना। ओके, मेल्टिंग पॉइंट जो है वो नॉन पोलर से क्या हो गए, हायर हो गए डिस्पर्शन फोर्स से। ओके, मैं पहले अभी एक गलती किया था, डाइपोल से स्ट्रांग हुआ नहीं, डाइपोल इधर है और डिस्पर्शन से स्ट्रांग हुआ। आगे वाले में कौन सा फोर्स था, डिस्पर्शन फोर्स, उससे डाइपोल फोर्स स्ट्रांग होता है। गॉट इट। और उतना भी ज्यादा स्ट्रांग नहीं हुआ, इसलिए वो क्या रहेंगे, सॉफ्ट। बट स्ट्रांग हुआ इसलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, हाई। किसके कंपेयर में, बट फिर भी सारे सॉलिड जो है वो रूम टेम्परेचर पे गैसेस और लिक्विड में ही रहेंगे, क्योंकि उतना भी ज्यादा अट्रैक्शन बढ़ा नहीं है। तो इसके एग्जांपल में आएगा
रूम टेम्परेचर पे SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में रहता है तो सॉलिड SO2, अमोनिया गैसियस में रहता है सॉलिड NH3, HCl लिक्विड में रहता है हाइड्रोक्लोरिक, मतलब सॉरी मैं मिस्टेक, गैस में रहता है। आपने लेबोरेटरी में लिक्विड देखा है, दैट इज द सॉल्यूशन, ओके, वाटर के अंदर डिसॉल्व है, लेकिन वो गैसियस फॉर्म में रहता है। अगेन उसको सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब जब कूलिंग करेंगे तब वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, so the molecule of such solids contain the polar covalent bond between the hydrogen and fluorine, oxygen, nitrogen. Strongly hydrogen bonding binds the molecules such as solid like H2O. H2O में ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है वो किसके साथ है, हाइड्रोजन के साथ। दूसरा एक H2O जिसमें ऑक्सीजन का बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ है। ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इट हैज अ माइनस चार्ज, इट हैज अ प्लस चार्ज, इट हैज अ माइनस चार्ज, इट हैज अ plus charge. Between this plus and minus there is a attraction, there is a bond between hydrogen of one molecule and oxygen of another molecule. जो between molecule के बीच में between जो bond बना इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन। इट इज वन टाइप ऑफ डाइपोल इंटरेक्शन बॉन्ड, एक माइनस है और एक प्लस है तो डाइपोल इंटरेक्शन बॉन्ड है कि नहीं, लेकिन पर्टिकुलरली हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ बनाया इसलिए हम इसका नाम बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ भी बना सकता है, उसके बावजूद किसके के साथ भी नहीं। ये फिक्स है कि हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन के बीच में ही बन सकता है। और वो आगे वाले जो डिस्पर्शन फोर्सेस था, आगे वाले जो डाइपोल फोर्सेस था उससे क्या है, स्ट्रॉन्ग। क्या है, स्ट्रॉन्ग। दूसरा यहाँ पे कोई चार्ज फ्री नहीं है, फ्री नहीं है तो नॉन कंडक्टर। तो जनरली ए लिक्विड्स वॉलेटाइल लिक्विड्स होते हैं। अब गैस से चले गए, गैस में नहीं आ रहे, देखो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड में आ जाएगा, ओके, बट वैसे लिक्विड जो इजीली गैस में कन्वर्ट हो सके वॉलेटाइल। और दूसरे कौन से सॉलिड्स बन जाते हैं, सॉफ्ट सॉलिड अंडर द रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर हम H2O की बात करें तो समझ में आएगा, वैसे H2O सॉफ्ट सॉलिड नहीं है, हार्ड है, ओके। वो वापस वो सॉफ्ट वाला याद नहीं करना, डायरेक्ट मेल्ट हो जाता है वो तो ठीक, वो तो अलग छोड़ ही दिया। बट सॉफ्ट से मतलब है कि जिसको हम प्रेस कर सके वगैरह, ओके, बट यहां पे वो कैसा रहेगा, हार्ड। अब बात करते हैं अनदर टाइप ऑफ द सॉलिड्स, दैट इज आयोनिक सॉलिड। आयोनिक सॉलिड्स के अंदर कौन होगा कंसिडर्ड पार्टिकल, मॉलिक्यूल्स में, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में मॉलिक्यूल्स। हाँ, पहला वाला जो था नॉन पोलर उसमें एटम हो सकते हैं, गॉट इट। बट यहाँ पे आयनिक सॉलिड में पर्टिकुलरली कौन होगा, आयंस आर कंसिडर्ड पार्टिकल ऑफ द आयोनिक सॉलिड। Such a solid are formed by the three-dimensional arrangement of the cation and anion, which is bounded by the strong Coulombic electrostatic, एक पॉजिटिव मतलब कैटायन, दूसरा नेगेटिव मतलब एनायन। और पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में कौन सा फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कोलम्बिक फोर्स। आया समझ में, विच इज स्ट्रॉन्गर देन अदर फोर्स। ग्रेविटी तो है ही है, बट इसमें जो हमने वांडरवाल्स और हाइड्रोजन देखा उससे तो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। बात क्लियर हो रही है ना। सो दिस सॉलिड आर दैट्स व्हाई हार्ड बट दे आर ब्रिटल इन। हार्ड का मतलब ऐसा है कि वो अब इजिली बैंड नहीं होगे, प्रेस नहीं होगे, लेकिन ब्रिटल मतलब आप हाथ से तोड़ सकते हो। आया समझ में, आप हाथ से क्या कर सकते हो, तोड़ सकते हो। सो अगर आप एक बड़ा सॉल्ट का गट्ठा लेके आते हो, क्रिस्टल, उसको आप प्रेस करके पाउडर में कन्वर्ट कर सकते हो, क्रिस्टल धीरे धीरे पाउडर बन जाएगा, है ना। ग्रेफाइट ब्रिटल बोल सकते हैं, हाथ से तोड़ सकते हैं। आया समझ में, चलो। लिड ऑफ पेंसिल, दे हैव अ हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन्वॉल्व हो रहा है, और वो फोर्स तो क्या है, स्ट्रॉन्ग। तो आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, तब जाके एटम सॉरी यहाँ पे आयन क्या होगा, सेपरेट होगा। सिंस आयंस आर नॉट फ्री टू मूव, यहाँ पे आयंस मतलब आयंस के ऊपर तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है या ना, तो हमें इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी के लिए थोड़ा डाउट जाएगा। लेकिन ठीक सेकंड तरीके से सोचेंगे तो इनिशियली पॉजिटिव आयंस सारे उसके सारे अराउंड नेगेटिव आयंस हो गए, और नेगेटिव आयंस के अराउंड सारे क्या हो गए, पॉजिटिव। दे आर बाउंड विद द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दे आर नॉट फ्री टू मूव, okay, so they are not free to move about, that's why electrical insulator at the which state only, solid state only. But when we give the energy to that ionic solid, the bonds between the positive ion and negative ion going to be break down. आया समझ में,
तब वो पर्टिकुलरली मेल्ट हो जाएगा, और जब वो मेल्ट हो गया मतलब फिर वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया. तो नाउ आयंस कैन मूव अराउंड, okay, freely. Got it now? And that's why in the melting state they are electrical conductor. As well as ionic solid always dissolved in a water. Ionic solid जो है वो always किसके अंदर dissolved हो जाते हैं? Water. So when ionic solids are dissolved in the water, ions going to be separated. आयंस जो है वो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? सेपरेट. H+ OH- मतलब सॉरी वो तो वाटर के हो गए, but positive ion and negative ion. If we take the salt NaCl, then Na+ ion and Cl- ion. So when they are in the molten state, या तो फिर when they are dissolved in the water, ions become free to move about and they conduct the electricity. बात करते हैं मेटालिक सॉलिड की. ओके, तो मेटल्स आर ऑर्डरली कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव आयंस सराउंडेड बाय एंड हेल्ड टुगेदर बाय अ सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. मेटल्स और कुछ नहीं, ऐसे पॉजिटिव आयंस का कलेक्शन है. ओके, लाइक दिस वन, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पॉजिटिव आयन. सर ये पॉजिटिव आयन आए कहां से? तो ऑलरेडी आई टॉक्ड इन द चैप्टर नंबर 3. दिस पॉजिटिव आयन इज नोन एज कर्नेल, चैप्टर नंबर 3 ऑफ फिजिक्स. ओके, इसको हम क्या बोलते हैं? कर्नेल. जब सपोज लेट टेक एग्जांपल ऑफ सोडियम. सोडियम का एटॉमिक नंबर कौन सा है? 11. 11 का कन्फिग्रेशन क्या होगा? ओके, जो नॉर्मल स्टैंडर्ड में हम बोलते थे 281. गॉट इट ना? और अगर अभी मोर प्रिसाइजली बोले तो 1s2, 2s2, p6, 3s1. सो दिस 3s1 इज द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन. तो जस्ट लीव इट. तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स रिमेनिंग? 10. और न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन? 11 प्रोटॉन, 10 इलेक्ट्रॉन. कंबाइंड चार्ज इज पॉजिटिव. यस और नो? तो ये बाकी सबको कर्नेल बोलते हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को छोड़ के. अब ये जो 11th वाला इलेक्ट्रॉन है वो इसके लिए यहाँ पे होगा, इसके लिए यहाँ पे होगा, इसके लिए यहाँ पे होगा, ऐसा सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, है या ना? यस और नो? ओके, अब ये इलेक्ट्रॉन ऐसा जरूरी नहीं कि ये यहाँ पे रहे. ड्यू टू द थर्मल एनर्जी इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कर्नेल कहीं ना कहीं घूमता रहता है. आया समझ में? रेंडमली. तो रेंडमली वो इलेक्ट्रॉन घूमते रहने वाले. जैसे कि हमने किसी सी बीच पे जो हमारे बोट्स है उसको बांध के रखा हुआ है. ओके, रेगुलरली मतलब लाइन में, तो बोट वहां पे ही रहेंगे, ऊपर नीचे होते रहेंगे, और नीचे पानी घूमता रहेगा, जाता रहेगा, आता रहेगा, आगे आएगा, पीछे जाएगा. तो लाइकवाइज इलेक्ट्रॉन पूरे सॉलिड्स के अंदर घूमते रहते हैं. कौन से सॉलिड्स के अंदर? मेटालिक. बट वो जो पॉजिटिव आयन है वो वैसे छुपे रहते हैं वहां पे, वो अपनी जगह चेंज करने वाले. एंड दैट्स व्हाई मेटल आर द कलेक्शन ऑफ सराउंडेड बाय एंड हेल्ड टुगेदर बाय अ सी ऑफ. किस तरह से वो पिक्चर पे गए, समझ में आया? ओके, दिस इलेक्ट्रॉन्स आर, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, और चार्ज तो है ही है, लेकिन इट इज फ्री टू मूव इनसाइड. यस और नो? वो मोबाइल है, मोशन कर सकता है, इवनली स्प्रेड हुआ है. एंड दैट्स व्हाई थ्रू आउट द क्रिस्टल, एंड दैट्स व्हाई वो कौन सा सॉलिड बनाएगा? सॉरी, उसके पास कौन सी प्रॉपर्टी होगी? कौन सी प्रॉपर्टी होगी? कंडक्टिंग प्रॉपर्टी. ओके, सो थ्रू आउट द क्रिस्टल. एंड सो यहाँ पे लिखा भी नहीं है. ओके, यहाँ पे दूसरी चीज लिखी है, बाद में लिखा हुआ है कि मेटल एटम्स कंट्रीब्यूट्स 1 और मोर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द सी ऑफ मोबाइल और इलेक्ट्रॉन. जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है, कभी 1 होता है, कभी 2 होता है, कभी 3 होता है. तो अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी वो 1 या 2 इलेक्ट्रॉन सी इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करते हैं. सारे के सारे नहीं कर सकते. जैसे मैंने अभी सोडियम का एक एग्जाम्पल लेके बताया कि इनर इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव न्यूक्लियस के साथ रहने वाले, सिर्फ कौन से इलेक्ट्रॉन मूव करने वाले हैं? वैलेंस. सो दिस फ्री एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द व्हाट? हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. और जनरली इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी मिलती है तो थर्मल कंडक्टिविटी भी मिलेगी ही मिलेगी. ओके, व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, दिस इलेक्ट्रॉन फ्लो थ्रू द नेटवर्क ऑफ पॉजिटिव आयन. ऑलरेडी हमने चैप्टर नंबर 3 में कवर किया हुआ है ना? जब मैं इसको यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव लगाता हूं तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नेगेटिव से किसकी ओर जाते हैं? बट उसको किसके बीच में से जाना रहेगा? ये सारे जो पॉजिटिव आयंस अरेंज है ना, उसके बीच में से जाना रहेगा. वो अपनी जगह से हिलने वाले नहीं है. सिमिलरली व्हेन हीट इज अप्लाइड वन पोर्शन ऑफ द मेटल, थर्मल एनर्जी इज यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट बाय इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है? उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स मिल जाता है. सपोज दिस इज द कंडक्टर, और ईयर मैं पॉजिटिव टर्मिनल लेता हूं, और ईयर नेगेटिव, तो वो फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन को फोर्स लगता है.
तो वो सीधा जाने का ट्राई करेगा, उसका डिस्प्लेसमेंट होगा इस एंड से इस एंड तक। आया समझ में? बट व्हाट हैपन इन द केस ऑफ थर्मल एनर्जी? ओके, बट उससे पहले एक और सिचुएशन, अगर जैसे मैंने इसको पॉजिटिव नेगेटिव अप्लाई किया ना, तुरंत मैंने अगर यहां पे पकड़ा हुआ है तो करंट लग जाएगा। इट विल नॉट टेक टाइम। ओके, एक तो फास्ट हो रहा है, दूसरा एक ही नेट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इलेक्ट्रॉन का। कौन सा नेट डायरेक्शन? जो हमने फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था, ड्रिफ्ट वाला। बात क्लियर हुई? अब मान लो कि थर्मल की बात करते हैं, तो दिस इज द हॉटर एंड और यहां पे टेम्परेचर कम है, मतलब हमने सिर्फ यहां पे कैंडल लगा दिया, तो मैं कुछ देर तक उसको पकड़ के रख सकता हूं जब तक वो हीट। अब इसमें क्या हुआ होगा, इस एंड के जो इलेक्ट्रॉन है पहले हीट मिली होगी उनको, तो पॉजिटिव आयंस को भी मिलती है, तो पॉजिटिव आयंस अपने आप ऑसिलेशंस करते हैं। तो एक वे ऐसा है कि ए आयंस अपने आप ऑसिलेशन करेंगे अपने अराउंड मीडियम स्पेस या मिडी जो मीन पोजीशन है उसके अराउंड डिस्प्लेसमेंट करेंगे या ऑसिलेशंस करेंगे। जैसे जैसे एनर्जी बढ़ेंगी उनके ऑसिलेशंस, तो वो बढ़ते हैं वो दूसरे को टकराएंगे, दूसरा बढ़ाएगा। एक वे इस तरह से जाता है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन को भी थर्मल एनर्जी मिलती है, लेकिन थर्मल एनर्जी से ये डिफाइन नहीं है कि इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में भागेगा। थर्मल एनर्जी से इलेक्ट्रॉन की मोशन फास्ट होगी, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है एक ही डायरेक्शन में जाएगा, तो वो आगे जाके वापस भी आ सकता है, तो रैंडम मोशन करेगा, इसीलिए वो एक यूनिडायरेक्शनल फ्लो हुआ नहीं, एंड दैट्स व्हाई इट विल टेक टाइम to transfer from one end to another, but somehow electron are more responsible for the transforming heat. Okay, क्योंकि अगर सिर्फ मेटल आयन से होता ना तो इट विल टेक टाइम, मोर टाइम, जितना भी हम फील करें उससे ज्यादा लगता। लेकिन कभी कभी हमें एकदम से हीट नहीं मिलती, लेकिन कुछ टाइम के बाद धीरे धीरे हीट बढ़ती लग रही है, तो उससे पहले इलेक्ट्रॉन चला जाता है, पहले नॉर्मल हीट फील हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कभी कभी एक उसी डायरेक्शन में चला गया, रैंडमली जा रहा है ना, तो कोई एक दो इलेक्ट्रॉन तो हो गए ना सीधा भाग जाएंगे उस डायरेक्शन, तो वहां पे जाके जब भागेंगे तो उनके पास जो एनर्जी थे वो वहां के आयंस को दे देंगे, तो वहां पे ऑलरेडी ऑसिलेशन चालू हो गए, तो हीट इस तरह से ट्रांसफर होती है। दोनों फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल, बोथ द फैक्टर, इलेक्ट्रॉन एज वेल एज मेटल आयन कोलाइजन्स। सो यहाँ पे लिखा है कि व्हेन हीट इज सप्लाइड टू द वन पोर्शन ऑफ द मेटल, थर्मल एनर्जी इज यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट बाय द इलेक्ट्रॉन्स। अनदर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेटल, लस्टर्स, चमक, एंड कलर शो करते है, कुछ मेटल कलर शो करते हैं। आया समझ में? खास करके ट्रांजिशंस मेटल, मतलब कि मेटल ऑफ डी ब्लॉक। तो ए हो गया आपका फर्स्ट चैप्टर, उसके बाद फिफ्थ के बाद सिक्स के बाद 7 स्किप, 7 के बाद 8, मतलब स्किप करने के बाद ओके 8, मूड आएगा तभी 7 पढ़ेंगे, बाकी बीच में नहीं डालेंगे उसको। 8 इज डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, वहां पे पढ़ेंगे हम डी ब्लॉक के मेटल्स के अंदर ट्रांजिशंस मेटल्स जो है वो कलर शो करते हैं। क्या शो करते हैं? कलर, इन अ सर्टेन केस ओनली। दिस इज ऑल्सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, अब एक कलर के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे पार्ट लेते हैं वो हम उसी पार्ट में पढ़ेंगे 8 और 9 में, मतलब 8 चैप्टर में। फर्बेन सेंटर बोलेंगे उसको, कलर शो करने वाले, मतलब यहां पे आएगा, सॉरी चैप्टर नंबर 1 में आएगा एप सेंटर, फर्बेन सेंटर जो कलर शो करते हैं। क्या शो करते हैं? इसी चैप्टर में पढ़ना है, याद रखना है वर्ड। ओके, मेटल्स आर हाईली malleable and ductile. What do you mean by malleable? Yes, tendency to turn in a sheet, that is malleability, and tendency to be drawn या convert into the wire, that is known as ductile. Okay, गलत बोला? सही बोला? ओके, शीट में malleability आएगी, अगर हम उसको ज्यादा टीप कर सकते हैं, हैमरिंग कर सकते हैं, और वो अपना एक्सपांशन कर रही है, ब्रेक नहीं हो रही है, तो हम उसको बोलेंगे मलायबल मेटल्स। और अगर हम खींच के उसको पतला सा बना रहे हैं और वो ब्रेक नहीं हो रहा तो हम बोलेंगे वो डक्टाइल है। आया समझ में? तो दोनों प्रॉपर्टी की वजह से हम सीट एंड वायर बना सकते हैं मेटल के अंदर से। गोल्ड जो है ना वो एक ऐसा मेटल है, उसको बहुत लंबा खींच सकते हो। आया समझ में? उसकी डक्टिलिटी प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा होती है, इसीलिए उतने पतले फाइबर बना के उसका सेट भी बनाया जाता है। बनाए हुए सूरत के जो लोग हीरा वाले होते हैं ना, हीरा के मालिक, कंपनी की मालिक होते हैं ना ज्वेलर्स के, वो बनाते हैं, कैप बनाते हैं, सेट बनाते हैं गोल्ड में से। ओके, तो उसकी डक्टाइल प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा है। कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड्स, अ वाइड वैरायटी ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ऑफ नॉन मेटल रिजल्ट्स फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन द एडजेसेंट एटम थ्रू आउट द क्रिस्टल। तो यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। कोवेलेंट बॉन्ड मतलब कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला बॉन्ड। दे आर ऑल्सो कॉल्ड
जायंट मॉलिक्यूल्स, क्योंकि काफी चेन कोवेलेंट बॉन्ड तो होता है ना, आपको एक के बाद एक के बाद एक के बाद ज्वाइन होता जाता है, तो चेन बनाएगा और एक साथ काफी सारे मॉलिक्यूल्स को कंबाइन कर लेगा, दैट्स व्हाई जायंट मॉलिक्यूल्स। कोवेलेंट बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्ग एज वेल एज इंडिविजुअल बॉन्ड की बात करें ना तो आयोनिक बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग, बट कंपैरिजन में बात करें ना तो कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जायंट मॉलिक्यूल्स फॉर्म करता है, एक साथ काफी सारे कोवेलेंट बॉन्ड इन्वॉल्व हो जाते हैं। बात क्लियर हो रही है? यस और नो? ओके, एज वेल एज उनका डायरेक्शनल नेचर भी आएगा। क्यों? क्योंकि कौन से डायरेक्शन में कितने कोवेलेंट बॉन्ड बने हैं उसके हिसाब से प्रॉपर्टी चेंज होगी, तो वो डायरेक्शनल इन नेचर। देयरफॉर एटम्स आर हेल्ड वेरी स्ट्रांगली इन देयर पोजीशंस। सच सॉलिड्स आर वेरी हार्ड एंड ब्रिटल। ओके, ऐसे सॉलिड्स जो होते हैं वो काफी हार्ड होते हैं और ब्रिटल होते हैं। सबसे ज्यादा फोर्स आ गया यहाँ पे इंटर एटॉमिक, एटम एटम के बीच में। सो दे हैव अ एक्सट्रीमली हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड मे इवन डिकम्पोज बिफोर, डिकम्पोज हो जाते हैं, मेल्ट भी नहीं होते। अगर आप ज्यादा टेम्परेचर देते जाते हो अचानक से वो सारे बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, और अचानक से ब्रेक तो हो ही जाएंगे, उससे पहले उनको इतनी एनर्जी मिल गई होगी कि वो लिक्विड नहीं सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब कि डिकम्पोज हो जाएंगे। दे आर इंसुलेटर एंड डू नॉट कंडक्ट द फ्री इलेक्ट्रॉन या फ्री चार्ज नहीं है। ओके, तो वो इंसुलेटर बन जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे, जैसे कि डायमंड एंड सिलिकॉन कार्बाइड। बट ग्रेफाइट भी इस केस में आता है और वो इंसुलेटर की जगह पे कंडक्टर है। आया समझ में? तो ग्रेफाइट ऑल्सो बिलोंग टू दिस क्लास ऑफ क्रिस्टल, बट इट इज सॉफ्ट, हार्ड भी नहीं है। कैसा है? सॉफ्ट एंड कंडक्टर ऑफ ड्यू टू द स्ट्रक्चरल डिफरेंस। देखो, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड जिसमें 3 डायमेंशनल है, एक कार्बन एटम, एक उसको नहीं ले सकते, रुको, जिससे पढ़ा सकते उसी को पढ़ाते, मतलब कि ये रहा बीच वाला सबसे, 1 2 3 4, एक कार्बन एटम कितने कार्बन एटम के साथ ज्वाइन हुए? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 कोवेलेंट बॉन्ड बन गए और एक पूरा चेन स्ट्रक्चर। देखो कहीं पे बॉन्ड ब्रेक नहीं हो गए, वन के बाद आप एक्सटेंड भी कर सकते हो ऐसा सोच के, सारी जगह पे बॉन्ड बने हुए होंगे और दैट्स वाई वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग देगा, यानी कि स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे, हार्ड बन जाएंगे। इन द केस ऑफ ग्रेफाइट लेयर्स अरेंजमेंट होता है, 1 लेयर, 2nd लेयर, 3rd लेयर, और एक लेयर में एक कार्बन एटम 1 2 और 3 बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन फ्री बच जाता है। ओके, इट इज एक्सपोनेंशियल इट्स एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टीज आर ड्यू टू एक्सपेक्टेशनल प्रॉपर्टी आर ड्यू टू टिपिकल स्ट्रक्चर्स। ओके, ग्रेफाइट में हमें कंडक्टिविटी क्यों दिखने मिली? बिकॉज उसका स्ट्रक्चर ही डिफरेंट है। कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड इन अ डिफरेंट लेयर्स इन द केस ऑफ ग्रेफाइट। इस केस में ईच एटम इज कन्वर्टेड कोवेलेंटली बॉन्डेड विद द 3 ऑफ इट्स नेबरिंग एटम। तो 4th इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन में, 3 बॉन्ड बनाए तो चौथा क्या हो जाएगा? फ्री रहेगा। द 4th वैलेंस इलेक्ट्रॉन ईच एटम प्रेजेंट बिटवीन द डिफरेंट लेयर्स। ये 2 लेयर्स के बीच में 4th इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा, कुछ के ऊपर लेयर रहेंगे, कुछ के इससे ऊपर रहेंगे, मतलब कि 2 लेयर के बीच में ऑलवेज आपको क्या मिलेंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। गॉट इट? यस और नो? और वो फ्री भी कर सकते हैं, मतलब फ्री है मूव करने के लिए, मतलब मूव कर सकते हैं। सो दिस फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेक ग्रेफाइट good conductor of electricity. Different layers can be slide over one another and that's why we can use as a lubricant. जब हमें lubricant की जरूरत होती है, जब metals के पार्ट एक दूसरे के relatively motions करते हैं तो wear and tear होता है, वो wear and tear को कम करने के लिए, क्योंकि wear and tear से उनकी साइज जो है डिक्रीज हो जाती है, फिर वो प्रॉपरली काम कर सकते नहीं है, तो हम लिक्विड lubricant यूज करते हैं जनरली, जिसको हम ऑयल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑयल। या सेमी लिक्विड में हम ग्रीस लगाते हैं, आपके बाइसिकल में आपने ग्रीस लगाया होगा। आया समझ में? और कभी सॉलिड कंडक्टर यूज किया है, मतलब नॉट कंडक्टर, सॉलिड लुब्रिकेंट यूज किया जाता है एंड दैट इज द ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कैन बी यूज एज अ लुब्रिकेंट, क्योंकि जब ये बीच में आ जाएगा ना ग्रेफाइट, तो उसका एक लेयर दूसरे लेयर पे स्लाइड कर सकता है। लेयरिक फॉर्मेशन है ना, तो एक लेयर दूसरे लेयर पे स्लाइड कर सकता है, वो वियर एंड टीयर फिल करने वाला नहीं है, तो वो सॉलिड लुब्रिकेंट हो गया। बात क्लियर हुई? जो भी पढ़ा इस टेबल के अंदर लिखा हुआ है। कंक्लूजन फॉर्म में मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के 3 टाइप, जिसमें कंसिडर्ड पार्टिकल कौन है? मॉलिक्यूल है। 3 टाइप के फोर्सेस है, नॉन पोलर में डिस्पर्शन लंडन फोर्सेस, पोलर में डायपोल डायपोल, हाइड्रोजन में हाइड्रोजन। उनके एग्जाम्पल्स दिए गए, याद रखना है, जितना याद रखे उतना ठीक है, नहीं याद रहे तो ज्यादा उसके पीछे टाइम नहीं निकालना है। ऐसे 1 2 ही क्वेश्चन हो गए केमिस्ट्री में 100 मार्क्स में, बट आएगा सही, बट ऐसे 1 2 ही होंगे,
तो हमें 97 98 मार्क्स के पहले प्रिपरेशन करनी है एंड देन ऐसे 2 मार्क्स। ओके, इसके अलावा बाकी सब रेडी करना है। पहले 2 सॉलिड सॉफ्ट, थर्ड हाइड्रोजन बॉन्ड वाला हार्ड, इंसुलेटर, इनका मेल्टिंग पॉइंट काफी लो, ये दोनों का लो। हाँ, जैसे नीचे जाते हो वैसे मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है, इसलिए कभी कंपैरिजन में पूछा जाए कि नॉन पोलर से पोलर का क्या है तो ज्यादा, पोलर से हाइड्रोजन बॉन्डेड का क्या है तो ज्यादा। बाकी जनरली लो होता है क्योंकि रूम टेम्परेचर पे वो सॉलिड या तो फिर क्या थे, माय मिस्टेक, लिक्विड या तो क्या थे, गैस थे। किसको छोड़ के, हाइड्रोजन को, है ना। सॉलिड, आयोनिक सॉलिड्स में कौन होगा, आयन, कूलम्बिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। सारे आयोनिक सॉलिड आपको फटाफट से याद रह जाएंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं रहेगा। NaCl, MgO सारे आयोनिक सॉल्ट है, गॉट इट ना। हार्ड बट ब्रिटल, इंसुलेटर इन अ विच स्टेट, कंडक्टर इन अ मोल्टन एंड एक्वेसस सॉल्यूशन, और मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा हाई। मेटालिक में पॉजिटिव आयंस आर इन द सी ऑफ डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन, मेल्टिंग पॉइंट मेटालिक बॉन्डिंग होता है, सारे मेटल्स आपको याद रह जाएंगे, है ना, आयरन, कॉपर, सिल्वर, मैग्नीशियम। हार्ड, मलाएबल एंड, हार्ड तो है लेकिन मलाएबल एंड डक्टाइल होते हैं। कंडक्टर्स होते हैं, सॉलिड बोलो मोल्टन बोलो, दोनों में क्या होते हैं, कंडक्टर, उनका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा हाई होता है। ओके, और कोवेलेंट में आएगा एटम्स, कौन सा बॉन्डिंग आएगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा। जनरली प्रॉपर्टी ऐसे है कि वो हार्ड होते हैं और इंसुलेटर होते हैं, जैसे कि SiO2 क्वार्ट्ज, SiC, जो बोला जाता है कार्बोरंडम। ओके, तो पूछा जाता है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कार्बोरंडम, तो क्या याद रखोगे, SS सिलिकॉन कार्बाइड, और डायमंड कार्बन का, एल्यूमिनियम नाइट्राइड ALN। बट उसके अलावा एक ही उसमें एक्सप्रेशन है, दैट इज ग्रेफाइट, जो सॉफ्ट है और कंडक्टर है। बोलो को डाउट, कंफर्म। तो 4th टॉपिक तक आज हमने कंप्लीट किया, कोई भी डाउट है तो बताइए, नहीं है ना, ओके गुड।